दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वायुमंडल खंड से संबंधित वायुदाब, अस्थायी और स्थानीय पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, बैरोमीटर यंत्र मापता है क्या? आपको बताना है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो उत्तर है वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला है अक्षांश, ऊंचाई, पवन तथा वर्षा में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? तो सही उत्तर है वर्षा। दोस्तों वर्षा जो है जलवायु नियंत्रक नहीं है, और जिन कारणों से मौसम अथवा जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक और कालिक परिवर्तन आते हैं उन्हें मौसम और जलवायु के कारक अथवा नियंत्रक कहा जाता है। और आप जान लीजिए इसमें अक्षांश, स्थल और जल का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, अर्ध अस्थायी, उच्च और निम्न दाब की पेटियां, वायु राशियां, वायुमंडलीय विक्षोभ, सागरी धाराएं और पर्वतीय अवरोध ये जलवायु नियंत्रक हैं। वर्षा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वायुदाब, तापक्रम, जल प्रवाह तथा वर्षा में से कौन सा जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं है? तो उत्तर है जल प्रवाह। दोस्तों जल प्रवाह जो है वो जलवायु के तत्वों में शामिल नहीं है। हेक्टोपास्कल क्या नापने की इकाई है? तो हेक्टोपास्कल जो है ये वायुदाब नापने की इकाई है। आप जान लीजिए हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की एक इकाई है। हेक्टोपास्कल के द्वारा वायुमंडलीय या बैरोमेट्रिक दाब का मापन किया जाता है, और एक हेक्टोपास्कल का मान 100 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती हैं? तो उष्ण और शुष्क पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सी वायुदाब पेटियां तापजनित हैं? तो आप जानते हैं भूमध्य रेखी और ध्रुवी। दोस्तों ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां हैं। इनमें 3 तापजनित और 4 गतिजनित वायुदाब पेटियां हैं। 3 तापजनित पेटियों के अंतर्गत भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब इसको शामिल किया जाता है। और आप जान लीजिए ध्रुवीय में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवी को शामिल किया जाता है। और गतिजनित वायुदाब पेटियों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की 2 और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की 2 पेटियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाना है आपको। तो भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब पेटी, इसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो 1013.25 मिलीबार दबाव सागर तल पर वायुमंडल के द्वारा डाला जाता है। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सेम वही 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। ये नियम क्या कहलाता है? तो ये बायज-बेलॉट नियम कहलाता है। दोस्तों बायज-बेलॉट नियम के अनुसार यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ पर अधिक और बाएं हाथ पर निम्न होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दाब जो है वो बाएं हाथ पर अधिक होता है और दाएं हाथ पर कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम वायु संचार से यानी वायु संचार की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र वाली ऊपरी वायु को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है द्वितीय अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है रासवी तरंगे संबंधित हैं किससे? तो रासवी तरंगे जेट स्ट्रीम से संबंधित हैं। जेट स्ट्रीम के विषय में सही क्या है? तो सामान्यतः जेट स्ट्रीम की लंबाई हजारों किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपको बताना है। कथन है दोनों गोलार्धों यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं, बिल्कुल सही है। और निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः कौन सी हवाएं चलती हैं? तो आप जानते हैं पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में पछुआ हवा चलती है। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? तो याद रखिएगा पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि मानसूनी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं में से कौन सी ग्रहीय पवन नहीं है? तो अस्थायी पवनों को ग्रहीय पवन कहा जाता है, इसमें मानसूनी हवाएं नहीं हैं, क्योंकि मानसूनी हवाएं जो हैं वो मौसमी हवाएं होती हैं। दोस्तों जिन हवाओं की गति में या दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी या आवर्ती हवाएं कहते हैं, और जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित पवन या अस्थायी पवन, निश्चित पवन या ग्रहीय पवन कहा जाता है। व्यापारिक हवाएं, ध्रुवीय हवाएं और पछुआ हवाएं ग्रहीय पवनों के उदाहरण हैं। मानसूनी हवाएं, चक्रवात और वायु राशियां जो हैं ये दोस्तों मौसमी या आवर्ती पवन कहलाते हैं। मानसून क्या है? तो मानसून मौसमी हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुवीय हवाएं, मानसून, चक्रवात तथा वायु राशियों में कौन आवर्ती पवन नहीं है? तो ध्रुवीय हवाएं अस्थायी होती हैं, ये आवर्ती पवन नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपोष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हवा का सब्सिडेंस। तो उपोष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का कारण हवाओं का व्युत्क्रम या विचलन यानी एयर डाइवर्जेंस है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, और इस पेटी का उच्च दाब पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अवतलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व अक्षांश किन विश्व हवा पट्टियों और सेल के बीच पाई जाती है? तो याद रखिएगा हेडली सेल और फेरल सेल के बीच अश्व अक्षांश पाया जाता है। दोस्तों अश्व अक्षांश जो है हेडली सेल और फेरल सेल के बीच पाया जाता है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। दोस्तों प्राचीन काल में इस क्षेत्र में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में समस्या आती थी, और जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को नीचे फेंक दिया जाता था। इस कारण उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यापारिक पवनें किन अक्षांश पेटियों में पाई जाती हैं? तो 5 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है अश्व अक्षांश मानसूनी पवनें, गरजती चालीसा और चीखती साठा में से ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोधक कौन सा माना गया है? तो मानसूनी पवनों को ग्रहीय पवनों का अवरोधक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व अक्षांशों की स्थिति कहाँ है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है कहाँ पर? तो ये दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। अगला प्रश्न है चीखता साठा किस तत्व की बोधक है? आपको बताना है। तो ये उच्च वेगीय पवन का बोधक होता है चीखता साठा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है? तो अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी में है, और अश्व अक्षांश स्थित है तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में अश्व अक्षांश पाया जाता है। अगला प्रश्न है उपोष्ण उच्च भार पेटियां क्या कहलाती हैं? तो ये अश्व अक्षांश कहलाती हैं। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन से संबंधित है गरजने वाला चालीसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागरीय वायुभार और हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को प्रशांत महासागरीय वायुभार कहते हैं।
विक्षेप बल या कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है कैसे? तो आप जान लीजिए, पृथ्वी के परिभ्रमण से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के आवर्तन या घूर्णन का परिभ्रमण का प्रभाव होता है। ये एक काल्पनिक बल है। ध्रुवों पर पृथ्वी की न्यूनतम घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है, जबकि ये विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। ये वायु गति के समानुपातिक होता है। जितनी ही वायु गति अधिक होगी उतना ही कोरियोलिस बल द्वारा पवन की दिशा में विक्षेप अधिक होगा, और ये प्रत्यक्षतः घर्षण बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन कौन सी है? तो इसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं। और आप जान लीजिए, कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन को जो है भूविक्षेपी पवन कहते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। कारण है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। तो सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरियोलिस बल प्रभाव का कारण है किसके? तो पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण गति का कारण है कोरियोलिस बल। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन को ही परिभ्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आप जानते हैं, वायु दाब में अंतर पवनों की उत्पत्ति का कारण है, और किसी भी दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, और ये दाब प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। दोस्तों दाब प्रवणता की दिशा अधिक से कम होते हुए वायु दाब की ओर होती है, और ये दिशा समदाब रेखाओं पर लंब होती है। इस दाब प्रवणता के कारण ही पवन संचार होता है। दाब तथा पवन संचार में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो विषुवतीय निम्न दाब पट्टी में डोल ड्रम पाया जाता है। डोल ड्रम विषुवतीय निम्न दाब पट्टी में पाया जाता है, और इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोल ड्रम की स्थिति किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी में। अगला है कि डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य डोल ड्रम स्थित है। फ्लोन के अनुसार डोल ड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्लोन के अनुसार डोल ड्रम का विस्तार जो है दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही 200 डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ITCZ के बारे में क्या सही है? तो ये वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में ITCZ कहा जाता है, विषुवतीय रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उपोष्ण उच्च दाब पेटी से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर सामान्यतया अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है? तो ये ITCZ दोस्तों भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सीटी वायु राशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है? तो 15 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोस्तों, ये सीटी वायु राशियों का जो है अक्षांशीय प्रदेश है। सीटी वायु राशियों को उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म वायु राशियों का स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है कैसे? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराओं से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो इसे मिस्ट्रल कहते हैं। दोस्तों मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोम सागर के उत्तर पश्चिमी भाग खासकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी तक होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये मिस्ट्रल पवन है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फान, सांता आना, हरमट्टन और ब्लिजर्ड में से कौन सी स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडी पवन का उदाहरण है? तो ये है ब्लिजर्ड। दोस्तों ब्लिजर्ड या हिम झंझावत ध्रुवीय पवनें होती हैं जो कि बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सांता आना। सांता आना क्या है? तो ये एक स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो इसे सिरोक्को कहते हैं। और मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरोक्को क्या है? तो सिरोक्को एक स्थानीय पवन है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के सहारे जो पवन बहती है उसको फॉन कहते हैं। चिनूक, फान, सिरोक्को और बोरा में से आल्प्स में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये फॉन के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ उतरने वाली शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? तो ये चिनूक है। और दोस्तों, चिनूक, सिरोक्को, हरमट्टन तथा खमसिन स्थानीय पवनों में से किसे हिमभच्छी या स्नो ईटर कहा जाता है? तो चिनूक को हिमभच्छी कहा जाता है। चिनूक क्या है? तो चिनूक एक स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किससे संबंधित है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। डॉक्टर पवन दोस्तों आप जान लीजिए कि सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्व दिशा में पश्चिम की ओर बहती है। और इस तरह की उष्ण और शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है, जिसको ब्रिकफील्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसको हरमट्टन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा के दक्षिणी उपांत में प्रायः रेत युक्त उष्ण नमी युक्त पवन जानी जाती है किस नाम से? तो हबूब के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है दोस्तों। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉन स्विट्जरलैंड, हरमट्टन गिनी तट और सिरोक्को उत्तरी अफ्रीका में बहती है। अगला प्रश्न है, चिनूक जो है स्थानीय पवन संयुक्त राज्य अमेरिका में, खमसिन मिस्र में, मिस्ट्रल फ्रांस में और हरमट्टन ये गिनी तट पर प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवनें हैं। सही सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, खमसिन उत्तरी मिस्र में बहने वाली पवन है, हरमट्टन उत्तरी अफ्रीका में, मिस्ट्रल भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में और चिनूक उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन है। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी से कभी कभी नीचे बहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिस्ट्रल कहते हैं। और स्थानीय पवन सिमूम किस देश में बहती है? तो सिमूम ईरान में बहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन क्या है? कथन है आपका कि अधिकांश भू आकृतिक क्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल में घटित होती हैं, उत्पन्न होती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। बिल्कुल सही है। अतः गुरुत्वाकर्षण एक भू आकृतिक क्रिया है, ये गलत है। तो ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि अधिकांश जो भू आकृतिक क्रियाएं दोस्तों आप जानते हैं कि अधिकांश भू आकृतिक क्रियाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में घटित होती हैं और इसलिए ये एक भू आकृतिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर और अर्जेंटीना में से आपको बताना है किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? तो अर्जेंटीना में। चिनूक पतझड़ में चलती है, बोरा सर्दियों में चलती है, फॉन बसंत में चलती है और गिबली गर्मियों में चलती है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चिनूक पतझड़ में चलती है, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला है, चिनूक पवनें किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? तो चिनूक पवनें उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती हैं। सही सुमेलन करना है। फॉन स्विट्जरलैंड में, लिवेंटर, तो लिवेंटर दोस्तों स्पेन में, सांता आना कैलिफोर्निया में और जोंडा स्थानीय पवन अर्जेंटीना में बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिकफील्डर स्थानीय पवन संबंधित है किससे? तो ब्रिकफील्डर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अगला है कि समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, वायु का अभिसरण होना चाहिए, एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए तथा उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। इसमें से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशा नहीं है? तो वायु का अभिसरण होना चाहिए, ये जो है वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशा नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से जेट धाराओं के लिए सही नहीं है। जेट धाराओं के क्रोड में 60 नाट से 200 नाट गति की पवन चलती हैं। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती। ग्रीष्मकालीन की अपेक्षा शीतकालीन में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं और जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती, ये आपका सही कथन नहीं है। अगला है जेट स्ट्रीम के बारे में कथन है, ये समताप मंडल में गति करता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, ये घुमावदार मोड़ों में गति करता है, ये लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये समताप मंडल में गति करता है। जेट स्ट्रीम के बारे में ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपको कथन और कारण से संबंधित है। 2-3 कथन हैं आपके, 4 कथन हैं, इनमें से कौन सा जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? तो ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तीसरा है इन हवाओं का मार्ग लहरदार और विसर्पण लिए हुए है। और चौथा है जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं। तो कौन जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? तो उत्तर है जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। तो जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। कथन है कि यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। दूसरा कथन है कि यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। तीसरा है यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। और चौथा है यह वायु गति के समानुपातिक है। में से कोरियालिस बल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये कोरियालिस बल के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कोरियालिस बल के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह किसी भी गतिशील वस्तु पर प्रभावी होता है। इसका परिमाण वायु की गति से निर्धारित होता है। ये वायु की गति को प्रभावित करता है, न कि वायु की दिशा को। और चौथा है ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो सही क्या नहीं है? तो ये वायु की गति को प्रभावित करता है, न कि वायु की दिशा को। तो दोस्तों कोरियालिस बल वायु की दिशा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि समुद्री समीर उत्पन्न होती है कैसे? तो उत्तर है दोस्तों स्थल और समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण दाब प्रवणता के बल कारण समुद्री समीर उत्पन्न होती है। और आप जानते हैं दिन के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिस कारण सागरवर्ती तटीय भाग पर निम्न दाब और सागरी भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाता है और हवाएं सागर से स्थल की ओर बहने लगती हैं। इस प्रकार समुद्र सागरी समीर की उत्पत्ति का कारण है। स्थल और समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर और दाब प्रवणता बल के कारण समुद्री समीर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने वायुदाब, अस्थायी पवन और स्थानीय पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर रिवीजन के रूप में कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।